गुरु शिष्य का रिश्ता होता है बड़ा गहरा, उस पर रहता है ज्ञान का पहरा। महान से भी महान बन जाता है इंसान, जब उसके मन में गुरु का ज्ञान हो ठहरा। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है फिर एक कहानी। फ्रेंड्स, गुरु वो नहीं होता जो केवल कक्षा में पढ़ाता है, गुरु वो भी होता है जो जीवन जीना सिखला जाता है। एंड आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ जो ना सिर्फ कक्षा में पढ़ाते हैं पर बच्चों को जीवन जीना सिखाते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर ओन अकाउंट्स गुरु सीए प्रवीण शर्मा सर। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार, आपने मुझे बुलाया और उसके लिए आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है बस इतनी सीए कहानी। सर, आप इतने बड़े अकाउंट्स गुरु हैं एंड जो भी सीए ज्वाइन करता है उसने आपका नाम ना सुना हो ऐसा मानना बड़ा मुश्किल है। तो क्या आप बचपन से ही एकेडमिक्स में अच्छे थे? नहीं आस्था, देखो बचपन से तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको क्या बताऊं कि शुरुआती समय में चौथी पाँचवीं क्लास में मेरी कुछ कंपनी जो थी ना वो ठीक नहीं रही थी। मेरे जो मित्रगण थे वो कुछ शैतान थे, हम भी उन जैसे हो गए। तो क्लासेस में हम परेशान करते थे, टीचर्स को परेशान करते थे, मारपीट करते थे। थोड़ा रिकॉर्ड हमारा इस तरह का रहा। एक दो बार तो रिपोर्ट कार्ड भी चेंज कर दिए हमने, अटेंडेंस रजिस्टर फाड़ दिए, बड़ा कुछ हुआ उसके अंदर। तो 10th क्लास तक आते आते मैं थोड़ा परेशान सा हो गया था उस तरह की लाइफ में कि जो आता है उठा के डांटना शुरू कर देता है, टीचर आती है आते ही सब। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे जो पीटीआई थे वो हमारी क्लास में आए और किसी और सेक्शन में फुटबॉल चोरी हो गई थी और उसने आते ही कहा पीटीआई साहब ने कि भाई खड़े हो जाओ प्रवीण शर्मा और बताओ कहाँ है फुटबॉल। मैंने कहा साहब मुझे तो वाकई नहीं पता है, और वो तो कहाँ सुनने वाले। तो मतलब ऐसी घटनाओं के बाद मुझे ना ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई कि जो आता है डांटता है। और फिर 10th के रिजल्ट के बाद एक घटना घटित हुई। जो मेरे दोस्त थे वो उन्होंने स्कूल बदल लिया। कुछ ऐसा होता है ना, 10th के बाद चेंज हो जाते हैं तो बच्चे बदल जाते हैं। तो मैं 11th क्लास की फर्स्ट क्लास में जब आया तो पहले बात तो मैं 10th में बड़ा मुश्किल से पास हुआ था। तो हमारे स्कूल में वो ज्योग्राफी की टीचर थी, उन्होंने मुझे वो उस दिन ना बांट रहे थे, साइंस लोगे के कॉमर्स लोगे के आर्ट्स लोगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और सभी बच्चों को बुला रहे थे। तो उन्होंने कहा प्रवीण तुम क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा लेना नहीं चाहते हैं, अब क्या देना चाहते हो? क्योंकि मुझे टेंशन इस बात की थी ये ना कह दें कि चलो तुम तो निकलो, तुम्हारे दोस्त सारे चले गए, तुम भी जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा कॉमर्स में जाना है। असल में उनकी क्लास में बच्चे बहुत कम थे, 16 बच्चे थे खाली। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जाना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल, कॉमर्स ही मेरा शुरू से सपना है कॉमर्स का। तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन मैं कॉमर्स में चला गया। वहाँ पर मेरे साथ हमारी जो स्कूल की अकाउंट्स की टीचर थी और कॉमर्स की टीचर थी, वही मेरी क्लास टीचर थी जिनका नाम सीमा मैम था। आजकल वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे बहुत दुख है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली क्लास के अंदर ही पकड़ा और कहा कि मुझे पता चला तुम्हारे बारे में कि तुम थोड़ा शैतान टाइप के बच्चे हो और मैं अपनी क्लास में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई भी शैतानी। तो आप ना आगे बैठो, और मेरे साथ एक स्टूडेंट बिठा दिया जिसका नाम था अमित दुआ कि इनके साथ बैठो और आप पढ़ाई करो। बस ये समझ लीजिए कि आस्था उस दिन के बाद से फिर मैं थोड़ा पढ़ना शुरू हो गया। मैं दोस्त कंपनी जो थी मेरी वो बदल गई। मेन कंपनी में जो चेंज आया ना उसका मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और फिर क्लास के अंदर टीचर्स ने भी अच्छे से समझाया, हमने मेहनत भी करी और मेरा एक शौक भी बन गया था पढ़ने का। मैं घर आकर के जो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन है ना बच्चों, फाइनल अकाउंट्स डबल एंट्री को जनरलाइज करते थे, मैं उस पर दबा के प्रैक्टिस करता था। मुझे उसमें गेम का मजा आता था। मुझे लगता था जैसे ट्रायल टैली होना मतलब ये गेम है, और नहीं टैली होना तो ये और से बड़ी गेम है कि ढूंढो भाई कैसे टैली नहीं हुआ। तो उससे मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स की एटलीस्ट डबल एंट्री लेवल तक समझ में आना शुरू हो गई कि ये बेसिकली टैली क्यों हो रहा होता है, इसमें कहाँ पर है, डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स हैं। मुझे काफ़ी इफेक्ट हुआ उसका। और उसके बाद तो मैं अगले स्टेप पर आया, और अगले स्टेप पर 12th के अंदर मैंने ओलंपियाड में भी जीता और फिर स्कूल के अंदर भी टॉप किया। बड़ा अच्छा लगा। मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल एजुकेशन में 2 भाग कर सकते हो समझने के लिए, 11th क्लास से पहले और 11th क्लास के बाद।
11 से पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा नालायक किस्म का स्टूडेंट रहा और उसके बाद मैं अचानक बदला, और इसके बदलने के पीछे कारण मेरी कंपनी थी, मेरे सिर्फ दोस्त बदले और उसका इफेक्ट रहा। इसलिए मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी कंपनी को ठीक से, अच्छे से चुनाव करें, क्योंकि ये आपके जीवन का बदलाव कर सकती है। सर, टीचिंग आपकी लाइफ में कैसे आया? बिकॉज अगर हम उस समय की बात करें तो लोग या तो जॉब प्रेफर किया करते थे या प्रैक्टिस, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखो आस्था, मैं जब सीए बना उससे पहले ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, और उसकी भी एक छोटा सा इंसिडेंस है, आपको बताता हूँ कि मैंने टीचिंग कैसे स्टार्ट की। मैं और मेरे कुछ मोहल्ले के दोस्त, हम मिल करके बैडमिंटन खेलते थे पार्क में, और वहाँ पर पार्क में खेलते खेलते एक दिन कोई और स्टूडेंट जिनको हम नहीं जानते थे, मिस्टर मंजीत, वो आ गए, और वो थोड़ा बैडमिंटन में कमज़ोर थे, वो हार गए। उन्होंने जाते हुए एक तंज कर दिया हम पर, कह रहे तुम तो माता पिता के पैसे पे तुम यहाँ खेल रहे हो, बैडमिंटन के पैसे भी वहाँ से लेते हो, रैकेट के पैसे वहाँ लेते हो, मैं तो जाके पढ़ाता हूँ और पता नहीं फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और इस जगह पर मिस्टर लाल कोचिंग सेंटर है विकासपुरी में, वहाँ पढ़ाता हूँ। और वो सरदार जी तो चले गए कह के, मैं चिंता में पड़ गया। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कह गया कि ये हमने आज तक क्यों नहीं सोचा कि हम अपने माता पिता से क्यों पैसे ले रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था उस वक्त, में किसी को हर्ट कर दिया किसी ने। तो मैं उस दिन अपना बैडमिंटन खत्म किया और सीधा पहुंच गया लाल कोचिंग सेंटर में। मैंने कहा साहब, आपके यहाँ मिस्टर मंजीत पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे रेफर किया है, और आप इस तरह करके मुझे आप अपने यहाँ पर अकाउंट्स की फैकल्टी रख लो। उन्होंने कहा मंजीत नाम का तो कोई हमारा टीचर ही नहीं है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, तुम अकाउंट्स के लिए आए हो तो कोई बात नहीं, हमें बाई चांस अकाउंट्स का टीचर चाहिए, आप आ जाओ और आप पढ़ाना शुरू करो। तो आस्था मैंने इस तरह स्टार्ट किया, और पहले सेशन में मेरे पास एक ही स्टूडेंट था जिसका नाम था प्रकाश। मैंने उसको तकरीबन मेरे ख्याल से 12th क्लास पढ़ा रहा था, तो 4-5 महीने पढ़ाया और एक ही बच्चा रहा, दूसरा बच्चा ज्वाइन ही नहीं किया। मुझे ये तनाव रहता था कि यार मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, क्या कोई एक बच्चा और आ ही नहीं रहा। फिर मैंने कुछ और अगल बगल के कोचिंग सेंटर्स को अप्रोच किया, उनसे मेरी टाई अप हुए और मैंने वहाँ पर और पढ़ाना शुरू किया विकासपुरी के अंदर ही। और इस तरह से फिर ये मेरी यात्रा शुरू हो गई। फिर हम होम ट्यूशन्स में चले गए, कई जगह पर जाकर शुरू कर दिया। फिर इसी यात्रा के दौरान फिर मैंने सीए की, और सीए करने के बाद फिर उसके बाद घटना घटित हुई कि सीए कर चुके हैं, अब हम क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पार्ट टाइम हम टीचिंग भी रखते हैं और कुछ और भी करते हैं। तो मैं टीचिंग में इस तरह से आया था। इट वाज नॉट लाइक दैट कि मैं सीए बनने के बाद टीचिंग की। सर, अकाउंट्स ही क्यों, कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं? नहीं आस्था, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि मैं अकाउंट्स में शुरुआत में नहीं था। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो 12th से लेके जब तक मैं सीए नहीं बना तब तक मैं अकाउंट्स भी, इकोनॉमिक्स भी, लॉ भी, कॉमर्स भी, सिवाय अंग्रेजी के और मैथमेटिक्स के मैंने सब कुछ पढ़ाया। एक समय ऐसा था मैं सीए कर रहा था और मैं तब एफएम की क्लासेस लिया करता था, सीए स्टूडेंट्स की ही। तो मैं पहले ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने सीए बनने के बाद आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट के अंदर मैं टैक्स की क्लासेस के लिए फैकल्टी के रूप में गया, और मैंने वहाँ पर बहुत ही प्रतिभा के साथ मैं मेहनत करी, और बच्चों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया वहाँ पर, और मैं टैक्स का बड़ा अच्छा टीचर बन गया। तो मैं अकाउंट्स भी लेता रहा, टैक्स भी लेता रहा। फिर घटना घटित हुई, मेरे पास मेरे एक मित्र हैं, बहुत ही प्रिय मित्र, मिस्टर अजय जैन और राठौर सर। ये दोनों एक दिन मेरे पास आए। इन्होंने कहा प्रवीण, इकट्ठे होकर काम करते हैं और मिल करके हम लक्ष्मी नगर में एक सेंटर खोलते हैं। तो मैंने और मेरे उन दो मित्रों ने मिलकर के सेंटर खोला जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टमैटिक स्टडीज़। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, ISS। तो वहाँ पर हम जब पढ़ा रहे थे तो अजय जैन सर ने मुझे कहा कि आप टैक्स छोड़ दीजिए और हम मिल करके एज अ टीम काम करते हैं। तो फिर मैं वहाँ खाली अकाउंट्स के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया, और इस तरह से मैं अकाउंट्स की फैकल्टी बन गया उसके अंदर। हालांकि मेरा उस समय पहले कोई भी ऐसा लगाव अकाउंट्स के साथ नहीं था, मेरा सबके साथ ही लगाव था उस वक्त। सर, उस समय टीचिंग एज अ प्रोफेशन चुनना बड़ा रिस्की था, तो आपने किस तरीके के हर्डल्स फेस करे? आस्था, हर्डल्स तो मैंने शुरुआत के पीरियड में बहुत ही फेस किए। मैं अपने पास उस वक्त जब क्लासेस ले रहा था तो साथ साथ में सीए भी कर रहा था। तो मेरे लिए उस समय एक तो चैलेंज ये आता था कि वो वेजन सर के यहाँ पर मैं आर्टिकल था,
और वहाँ पर तो छुट्टी लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो क्लासेस भी कंडक्ट करनी है और साथ में आर्टिकलशिप भी करनी है और साथ में सीए की तैयारी खुद भी करनी है। तो मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था। तो मेरा एक लाइफ का वो जो स्पैन था, वो 2-3 साल, वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल थे मेरे लिए। फिर भी प्रभु कृपा से उसमें रैंक के साथ मैं पास हुआ दोनों बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये मेरी लाइफ का एक सबसे ज़्यादा टफ पीरियड था जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था। फिर इसके बाद जब मैंने सीए कर ली तो उसके बाद भी ये हर्डल ही थी मेरे लिए कि मैंने ये सिलेक्ट किया कि मैं अब अपने पास अल्टीमेटली क्लासेस में ही जाऊंगा। और एक घटना ये भी घटित हुई कि मेरे माता पिता जो थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इसके लिए। उनका ये कहना था कि लड़का मास्टर जी हो जाएगा तो शादी कैसे होगी इसकी, और ये बड़ी चिंता वाली बात थी। तो मैंने एक ऑफिस बनाया अपना, सीए की प्रैक्टिस, जिसमें सीए की प्रैक्टिस कम और क्लासेस का काम ज़्यादा था, बट फिर भी उसका नाम सीए ऑफिस था। तो मैं वहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में आता था और 6:30 बजे क्लास स्टार्ट करता था, 9:30-10 बजे तक क्लास चलती थी। और 10 बजे ना मैंने ऐसा फर्नीचर रखा हुआ था, हर एक के नीचे पहिए थे, तो उसको हम क्या करते थे, फटाफट शिफ्ट कर देते थे। जो हमारा 10 बजे स्टाफ आता था तो कुर्सी की जगह पहुँच जाती थी, टेबल की जगह, और क्लासरूम जो था अचानक ऑफिस की लुक ले लेता था। तो इस तरह से वो भी एक टाइम था। फिर मेरे जो होने वाले वाइफ थी, उनको कुछ पता ही नहीं था सीए के बारे में कि सीए क्या होता है। तो मैं उस वक्त प्रैक्टिस में भी था और कोचिंग में भी था। तो फिर उसके बाद उन्हें कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ी हर्डल थी कि भाई मैं सीए की प्रैक्टिस में कम और कोचिंग में ज़्यादा हूँ, क्योंकि इनिशियली ये एक चैलेंज था कि अगर मान लो प्रोफेशन की बात करें तो लोग ये देखते थे कि सीए मीन्स प्रैक्टिस होनी चाहिए या जॉब होनी चाहिए। कोई भी टीचिंग को प्रोफेशन के रूप में नहीं देखता था। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने उसको सिलेक्ट किया और बाकी प्रभु कृपा रही, तो इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। ऑल राइट सर, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है यूं ही मेरा नाम नहीं। तो सर, सीए टीचिंग हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, जिसे हम सैटेलाइट क्लासेस भी बोल देते हैं, एंड उसको लाने में आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो वो सोच कहाँ से आई एंड वो जर्नी कैसी रही है आपकी? आस्था, ये बात है 2008 की, और उस समय दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली से बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, अलग अलग शहरों से आते थे, और ऑडिटोरियम में क्लास चलती थी और खचाखच ऑडिटोरियम भरे होते थे। फिर भी स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे थे जो वेट करते थे। तो हमारे मन में ये विचार रहता था कि हम इनके शहरों में जाकर क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। बट क्योंकि हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो ओनली थिंग वाज इंटरनेट, कि हम इंटरनेट के ज़रिए उनके शहरों में पढ़ा सकते हैं। और इंटरनेट की 2008 में थोड़े चैलेंजेस थे कि वो हर जगह कांस्टेंट स्पीड पर नहीं मिलता था, और दूर दराज के इलाकों में तो खासतौर पे दिक्कत थी। तो उसका फिर एक सैटेलाइट माध्यम चुनाव किया गया। हमारे साथ एक टेक्निकल टीम थी किसी कंपनी की, और आहूजा सर भी मेरे साथ थे। तो हम सब ने मिल करके एक टीम बनाई, और हम उस समय, मुझे अच्छे से याद है कि 2008 में आईटीओ पर हम लोगों ने उसका एक ट्रायल लिया था, और हमारा दिल दुख कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्टूडेंट्स हमें रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं उसी बिल्डिंग में ऊपर क्लास ले रहा था और बच्चे नीचे बैठे थे। तो हम सिर्फ देखना चाहते थे स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन आता है, और हमें ये मालूम था कि 100% हम लोग इस मॉडल में सफल होंगे। लेकिन ये चिंता थी कहीं हम समय से पहले तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी इन चीज़ों के प्रति। और फिर उसके बाद उन बच्चों में से एक ने कुछ कमियां बताई, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स करी, और फिर हम शहर दर शहर जाते थे। मैं और हमारी टीम जो थी हर शहर में जाती थी। हमने कई शहरों में दौरा लगाते थे, एक शहर से दूसरे शहर, वहाँ जाके बच्चों को अपना कॉन्सेप्ट दिखाते थे कि देखो हम इस तरह से क्लास ले रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ हमें जानते थे, बहुत सारे नहीं भी जानते थे, वो हमको देखते थे, और इससे एक कारवां बनता गया। और एक समय था कि हम तकरीबन 180 शहरों में क्लासेस ले रहे थे, और एक्सेप्टेंस आई उसके ऊपर। और मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज़ रहा 2008 ऑनवर्ड, जब से हम ऑनलाइन पर आए। और ये एक चीज़ है जो आगे फ्यूचर है, तो ये चलेगा भी आगे, इसी तरह से चलेगा। अब कोविड आने के बाद तो खासतौर पर ऐसे ही चलेगा।
Sir, somewhere somehow the glory of the profession is impacted. So, what needs to be changed in your opinion? देखें, ग्लोरी की अगर हम बात करें कि ग्लोरी इम्पैक्टेड है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ इसके बारे में। और इसके लिए कई लोग मिलकर इस प्रोफेशन को बनाते हैं, जिनमें हमारा इंस्टीट्यूट है, उनकी काउंसिल है, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो प्रैक्टिसिंग हैं, सभी टीचर्स जो पढ़ाते हैं सीए स्टूडेंट्स को, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सीए स्टूडेंट्स जो हैं, ये सब मिलकर के हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सब में जो घर्षण होता है, आपसी मतभेद होते हैं, चाहे हम कहते हैं जी आपकी इवैल्यूएशन ख़राब है, या स्टूडेंट है तो वो कहता है जी मेरे को ये दिक्कत है, या इंस्टीट्यूट कहता है कि हमारे बारे में आपने डिसरिप्यूट किया, या जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से एक खिंचाव पैदा होता है। और खिंचाव में एक दूसरे को हम जब अपशब्द बोलते हैं या हमें जो काम करने हैं वो नहीं करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो आउटसाइडर्स हैं उनको हमारे प्रोफेशन में कुछ कमियां महसूस होती हैं। इस वजह से ग्लोरी इम्पैक्ट हो रही है। अगर हम सब लोग जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं, वो मिल करके ये फैसला करें कि हमने अपने इस प्रोफेशन को, जो कि सबसे सर्वोपरि है, हमने इसके लिए काम करना है, अपने हितों के लिए काम नहीं करना, प्रोफेशन के लिए करना है, तो ये ग्लोरी वापस मेंटेन हो सकती है। स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने पे नियंत्रण रखें, अपनी कमियों को इंस्टीट्यूट पर ना डाल दें। कुछ कमियां हो सकती हैं इंस्टीट्यूट के तरफ भी, लेकिन आप हर मुद्दे के लिए इंस्टीट्यूट पर उंगली नहीं उठा सकते। इंस्टीट्यूट को भी समझना है कि स्टूडेंट अगर कह रहे हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुने और उसके प्रति सेंसिटिव रवैया रखें। ऐसे ही जो हमारे प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं वो भी स्टूडेंट से भी डील करते हैं, प्रोफेशन के बाकी लोगों से डील करते हैं। हम सब अगर मिल करके इस प्रोफेशन की ग्लोरी को वापस से सर्वोपरि करने का प्रयास करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि हम ऐसा पक्का करेंगे अगर हम चुनावों में अच्छे लोगों को चुनकर भेजें सेंट्रल काउंसिल में और बाकी काउंसिल्स में। तो मुझे उम्मीद है कि उससे हम अपने ऊपर नियंत्रण करके चलें और स्टूडेंट भी अपने आप को समझें, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। बाकी समय के साथ ये चीज़ें पता चलेंगी। ऑल राइट सर, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, 2 ऑप्शंस दूंगी, एंड जो ऑप्शन आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब है आपको वो मुझे बताना है। मतलब एमसीक्यू है ये? एमसीक्यू समझ लीजिए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फेस टू फेस क्लासेस या सैटेलाइट या ऑनलाइन क्लासेस? जो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है या जो मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है वो तो मेरे को ऑनलाइन क्लासेस, जो सैटेलाइट क्लासेस हैं, यही सबसे अच्छे लगते हैं। और सैटेलाइट और ऑनलाइन एक ही चीज़ है, उसके मुझे ज़्यादा आनंद देता है, अनुभूति ज़्यादा देता है मुझको। सर ऐसा क्यों? आई मीन फेस टू फेस तो ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा। नहीं, इंटरेक्टिव तो देखो ऑनलाइन वाला ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या खाया पिया है मुझे वो भी बता रहा होता है साथ साथ में। जो फेस टू फेस वाला कभी नहीं बताएगा। वो बताएगा सर मैं नाश्ते में आज संतरा खा रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा होता है। तो आपके पास वो मैसेजेस आते हैं? लगातार आते हैं और हम उसको स्पीड से पढ़ भी रहे होते हैं। और इसी में इंजॉयमेंट है, इसी में अच्छा लगता है कि आप लगातार इतने सारे मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, उनमें से चुनिंदा क्वेरीज को एड्रेस भी कर रहे हैं और आप साथ में अपना कंटेंट भी डिलीवर कर रहे हैं। फेस टू फेस में ये पॉसिबल नहीं था, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ही मेरे को पसंदीदा है। सर आप अकाउंट्स आईपीसीसी वाला भी पढ़ाते हैं एंड फाइनल वाला भी पढ़ाते हैं, तो कौन सा सेगमेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? देखो इसमें मेरे को, मैं अगर बोलूँगा कुछ एक को अच्छा बोल दूंगा तो बाकी सब नाराज़ होंगे। फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है कि कौन सा अच्छा लगता है, तो मुझे फाइनल ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप उसके बाद काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे फाइनल ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है, तो उसके पीछे कारण ये है कि बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं वो। थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। इंटर वाले ना बहुत नॉटी किस्म के बच्चे होते हैं। मतलब उनको ना गाने चाहिए, साथ में कोई गाना सुनाओ, साथ में उनको एक बात बताने से पहले हमारे माइंड में ये चलता है कि इसको कैसे बात को सैंडविच बनाऊं 2 गानों के बीच में ताकि ये बात सुन ले, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है सुनने में। तो वहाँ पर बात बताने के लिए उसे कई हम दाएं बाएं की बातें करके तब बात बताते हैं ताकि उसके दिमाग में जाए। फाइनल में ये नहीं होता। तो फाइनल में बच्चा कहता है जी मुझे कोई गाने वाने नहीं चाहिए, मुझे तो आप काम की बात बताओ। और इसमें वो अच्छी क्वेरीज भी पूछता है, क्योंकि साथ में आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं तो उनको नॉलेज होती है, तो दे आस्क वेरी गुड क्वेश्चंस।
तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी इंटर वाले बच्चों को कि ऐसा नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा इन्होंने पूछा था कि आपको पढ़ाने में मज़ा किसका आता है, तो पढ़ाने में मज़ा आता है फाइनल। और मुझे सबसे प्यारे कौन से बच्चे लगते हैं, इंटर के बच्चे लगते हैं जी। सर आपने जैसे हमें स्टार्टिंग में बताया कि आप बहुत शरारती हुआ करते थे 10th क्लास तक अपनी, तो जो आप शरारत करते थे वो ज्यादा खतरनाक थी या फिर जो अब आपके बच्चे शरारतें करते हैं आपकी क्लासेस में, अच्छा, वो ज्यादा खतरनाक होती है? देखो, आज के बच्चे ज़्यादा शरारती हैं। हम जो शरारत करते थे वो उस जमाने में चलती थी, आजकल वो नहीं चलती हैं। अगर टॉयलेट के अंदर जाके बम ब्लास्ट करते थे हम, तो वो हमारी क्लास में नहीं हो सकता है। बट आज की डेट में जो मैं बच्चों की बातें सुनता हूँ, बच्चों की बातें पता चलती हैं, तो पता चलता है कि ये ज़्यादा शरारती हैं। मतलब वो भी एडवांस हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं और डिजिटल हो चुके हैं। दे नो मोर देन मी, और मुझे बहुत अच्छे से वो बताते हैं आज उन्होंने ये किया वो किया, और लगता है कई बार कि हाँ ये बहुत ही नॉटी किस्म के बच्चे हैं। सर आप पढ़ाते वक्त ना बहुत सारे तकिया कलाम यूज़ करते हैं अपने, फॉर एग्जाम्पल सर सर, हाँ हाँ, या फिर अरे नालायको, तो आपका फेवरेट तकिया कलाम कौन सा है? मेरा कोई फेवरेट तकिया कलाम नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं नालायकों क्यों बोलता हूँ, इसमें कई बच्चों को लगता है ये नालायक क्यों बोलते हैं, ऐसा भी सोचते हैं कि नालायक क्यों बोलते हैं। बट मैं हर एक का नाम नहीं जानता हूँ। अब वो क्वेरी भेज रहा है तो मैं उसका पहले नाम पढ़कर उससे संबोधन करूँ, तो क्वेरी में ज़्यादातर तो बच्चा ही गलत होता है। तो उसमें क्या होता है, नालायक बोल देना एक बड़ा स्वाभाविक सा एक उच्चारण है कि हम बोल देते हैं कि हाँ तुम क्या पूछ रहे हो, ये गलत पूछ रहे हो उसके अंदर। और क्या होता है, जो आपने पूछा सर सर, मैं बोलता हूँ हाँ हाँ, तो मैं क्या करता हूँ असल में क्या है कि अगर मान लो मुझे ब्रेक नहीं देना, मन नहीं है ब्रेक देने का, तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर खुद ही सर बन जाता हूँ, खुद ही स्टूडेंट बन जाता हूँ। सर सर हाँ हाँ, बच्चों को लगता है हाँ हाँ चाहे अच्छी बात ही करेंगे। फिर उसके बाद वो बोलता है बच्चा कि सर मुझे छुट्टी दे दो, मैं बोलता हूँ नहीं दूंगा। तो ये रियलिटी में कोई तकिया कलाम नहीं है, ये बच्चों को सिर्फ नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार का आविष्कार है और कुछ नहीं है। बाकी मैं नालायक को संबोधन के रूप में बोलता हूँ, कोई भी नालायक नहीं है, सबसे बड़ा नालायक मैं हूँ, तो इसे ऐसे लेना चाहिए जी। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें करी, इतनी अपनी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट जो भी आपने एक्सपीरियंसेस हैं वो हमसे शेयर करे। सो थैंक यू सो मच सर। आस्था, इसमें मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सारा व्यवस्था की और आप मेरे यहाँ पर बच्चों को इंटरेक्ट कराने के लिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से शायद कुछ बच्चे सीख पाएँ। और आपकी संस्था बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे जाकर देखा और मुझे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले, एंड आई रियली लाइक देम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स भी उन सब मैसेजेस को देखेंगे जो आस्था ने आप सबके लिए इकट्ठे किए हैं। और फिर से आस्था, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे पास इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं। सर बट हम आपको ऐसे तो नहीं जाने देने वाले हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने स्टाइल में बच्चों के लिए कुछ वर्ड ऑफ विजडम। आस्था, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में जो सीखा है वो किताबों से ज़्यादा मैंने दूसरों की बातों को सुनकर समझकर ज़्यादा सीखा है। और आज हमारी जनरेशन यहाँ पर है कि थोड़ा सा वो सुनने में कम यकीन रखती है, या अपने बातों को खुद से जो चाहते हैं वो पेशेंस नहीं दिखाते, धैर्य नहीं दिखाते। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि जीवन में अगर आगे हमने बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, तो हमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरे की बात को ज़रूर सुने, और ये बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है। इसी के अंदर ही आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर शो। जल्द ही मिलेंगे फिर एक कहानी के साथ।